सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियां। हम एक सीरीज चला रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जैसा आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं ओशियंस, फिर ओशियनिक करंट्स, स्ट्रेट, गल्फ, सीज करा चुका हूं मैं। और आज जो हमारा पहला वीडियो है वो है विश्व की प्रमुख नदियों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस लेक से निकलती हैं, किस सागर या महासागर में अपना जल गिराती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पहले तो आपको पता होना चाहिए कंट्री कितनी है। कुल जो कंट्री हैं वो है 23। कितनी कंट्री हैं? 23। और जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर इस तरह से 23 देश हैं इस महाद्वीप में। तो हम जो इसमें नदी पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से। देखिए, आप सभी जानते हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर कनाडा है, लेकिन यहाँ से ये लेफ्ट वाला पार्ट यानी पश्चिम की तरफ वाला जो पार्ट है इसका नाम है अलास्का। और इस अलास्का पर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राजनीतिक अधिकार है, यानी ये जो पार्ट है ये अलास्का का पार्ट है। अब इस पार्ट में कौन सी नदी बहती है सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लेक है एटलिन लेक यानी एटलिन झील। इस झील से ये लेक जो है वो कनाडा में है। एटलिन लेक जो है वो कनाडा में है। इस लेक से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं यूकॉन रिवर। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यूकॉन रिवर है और यहाँ से निकलकर ये अलास्का में प्रवेश करती है और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद ये बेरिंग सागर यानी बेरिंग सी इसमें अपना जल गिराती है। तो इसका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? ये कनाडा शुरू होता है और ये अलास्का यूएसए होती हुई बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। तो इस यूकॉन नदी को हम कहते हैं हजारों धुआरों की घाटी। और हजारों धुआरों की घाटी हम इसे क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। ये जो नदी है यूकॉन रिवर, ये एक ऐसे क्षेत्र से बहती है जहां पर ज्वालामुखी ज़्यादातर हैं, यानी यहाँ पर ज्वालामुखियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये इस घाटी से बहती है। जब ये इस घाटी से बहती हुई जाती है तो ज्वालामुखियों का लावा इस नदी के पानी में गिरता है, जिससे जो इसका पानी है वो भाप बनकर धुएं के रूप में ऊपर उठता है। तो इसी वजह से इस नदी को जो कहते हैं हम वो कहते हैं हजारों धुआरों की घाटी। तो आप समझ गए होंगे इसे हजारों धुआरों की घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो जल है वो एक ऐसी घाटी से बहता है जहां पर ज्वालामुखियों की संख्या ज़्यादा है। और उसका अलावा जब इस नदी में पानी में गिरता है तो इसका जो जल है वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है, जिससे धुआं सा छा जाता है। इसी कारण इसे हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहली रिवर जिसका नाम है यूकॉन रिवर। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी रिवर है वो है मैकेंजी रिवर। इसे हम बोलते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है वो किस लेक से निकलती है उसका नाम है ग्रेट स्लेव। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में जो झीलें बताई थी, विश्व की प्रमुख झीलें, उसमें मैंने आपको बताया था ग्रेट स्लेव लेक है यहाँ पर। और इससे जो नदी निकलती है वो है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यानी ये जो इसके आसपास की इसकी सहायक नदियाँ बहुत बड़े क्षेत्र का जो जल है इसमें लाकर डालती हैं और ये आगे बढ़ जाती है, यानी कि अधिक क्षेत्र का जल लेकर अपने साथ चलती है। देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र से मतलब है जिस नदी की जितनी सहायक नदियाँ ज़्यादा होंगी उसका जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा होगा। जैसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक नदी है, यहाँ से एक सहायक नदी आकर मिली और एक सहायक नदी यहाँ से आकर मिली, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कम होगा। यदि कोई नदी इस तरह से बह रही है, कोई एक नदी यहाँ से आकर मिली, इसमें फिर एक रिवर दूसरी यहाँ से मिली और फिर यहाँ से मिली, तो इसका जल ग्रहण जो होगा वो ज़्यादा होगा इस रिवर की अपेक्षा। तो जल ग्रहण क्षेत्र से आप मतलब समझ गए होंगे कि कितने अधिक क्षेत्र का वो जल लेकर चल रही है। जितनी उसकी सहायक नदियाँ अधिक होंगी उतना ही उसका जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होगा। तो आप इसको समझ पाएंगे। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है और कनाडा की सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली भी नदी है, लेकिन उत्तरी अमेरिका की दूसरी जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यानी कनाडा में तो ये सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है मैकेंजी नदी, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका में
ये दूसरे नंबर की सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। तो मैकेंजी नदी यहाँ से ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। देखिए ये देख पा रहे हैं, ये है ग्रेट स्लेव लेक। इस ग्रेट स्लेव लेक से निकलती हुई यहाँ से बहती हुई ये जाकर बिफोर्ड सागर यानी बिफोर्ड सी में अपना जल गिराती है। तो आप मैकेंजी रिवर समझ गए, कनाडा की सबसे बड़ी नदी, सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब लेक्स पढ़ाई थी, तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स का एक समूह है। जितनी ये 5 लेक्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, जिसमें मैंने आपको इनके नाम भी बताए थे। जैसा ये है सुपीरियर लेक, इसके बाद मिशिगन लेक, इसके बाद ह्यूरॉन लेक, एरी लेक और ओंटारियो लेक। तो इन लेक्स से, इन लेक यानी इन झीलों का जल लेकर, इस झील से और इस झीलों का जल लेकर एक नदी आगे बढ़ती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर इन सारी झीलों का पानी लेकर किस तरह से चलती है, जैसा आप सभी को पता होगा, इस नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रेणी है, यानी यहाँ पर एक रॉकीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पर्वत श्रृंखला यानी यहाँ का जो ढाल है, यहाँ की ऊंचाई अधिक है और इस एरिया की ऊंचाई कम है। जैसा आप इस तरह से समझ लीजिए, ये कुछ इस तरह से ढाल है इसका, ये पर्वतों वाला क्षेत्र है इधर का, वेस्ट वाला, ये ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर जो ये झीलें हैं ये कुछ इस क्रम में है, थोड़ी नीचे नीचे, एक झील सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो इसका मतलब इसका जल यहाँ जाता है, इस लेक से इसका जल यहाँ, इससे यहाँ, और बाद में यहाँ पर एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। और इन झीलों को जो जल मिलता है वो इस रॉकीज पर्वत पर जो ग्लेशियर्स हैं उनसे इनको जल मिलता है, और यहाँ से जो जल निकलता है वो सीधा सेंट लॉरेंस रिवर के रूप में इस सेंट लॉरेंस खाड़ी में यानी सेंट लॉरेंस बे में गिर जाता है। तो आप इसको समझ पाए होंगे किस तरह से सेंट लॉरेंस नदी का निर्माण होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, जो कनाडा है ऊपर, यहाँ से ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए, इस कनाडा और यूएसए को की जो सीमा बनती है वो 3 चीजों से निर्धारित होती है। नंबर 1, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 49वीं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। जैसा आप सभी को पता है जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमने देशांतर और अक्षांश खींचे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो 49 डिग्री पर जो लाइन है ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। तो यहाँ से 49 डिग्री जो लाइन है ये कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। नंबर 2 जो सीमा निर्धारण का कार्य करती हैं ये झीलें करती हैं, यानी ये झील यूएसए और कनाडा को अलग करती हैं। ऊपर का पार्ट कनाडा, नीचे का पार्ट यूएसए। फिर तीसरा जो तत्व है निर्धारण में ये है सेंट लॉरेंस नदी। इस सेंट लॉरेंस नदी के नीचे का भाग यूएसए और ऊपर का भाग कनाडा। लेकिन ये जो नदी है ये ज़्यादातर कनाडा में ही बहती है, कनाडा का कुछ हिस्सा थोड़ा नीचे भी है, लेकिन ये सीमा निर्धारण का कार्य करती है। अब यहाँ पर 2 शहर पाए जाते हैं। इस नदी के किनारे पर 2 शहर हैं जिनका नाम है, एक तो है नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये है मॉन्ट्रियल और ये है क्यूबेक। तो मॉन्ट्रियल जो है, देखो नाम लिख देता हूं मैं, मॉन्ट्रियल जो है वो जलपोत निर्माण यानी शिप के निर्माण के लिए प्रमुख है। यहां पर शिप का निर्माण होता है। तो जलपोत के निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वो है मॉन्ट्रियल। और इससे ऊपर वाला जो शहर है उसका नाम है क्यूबेक। तो इस नाम को मैं लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा क्यूबेक। क्यूबेक जो है ये कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कागजों का निर्माण सर्वाधिक होता है। आप सभी को पता होना चाहिए जो कागज बनते हैं वो मुलायम लकड़ी से बनते हैं, और मुलायम लकड़ी जो पाई जाती है वो उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। नीचे के अक्षांशों में जो है कठोर लकड़ी पाई जाती है। विषुवत रेखा के समीप जो लकड़ियां पाई जाती हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियां कठोर होती हैं, और जो उच्च अक्षांशों की तरफ वन पाए जाते हैं वो मुलायम लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। तो कागज बनाने के लिए मुलायम लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कागजों का निर्माण अधिक संख्या में होता है, और यहाँ पर जो है जो मेन जगह है वो है क्यूबेक। क्यूबेक में कागजों का निर्माण सर्वाधिक होता है, और ये दोनों ही शहर कनाडा के हैं। किसमें है, कनाडा में। तो आप सेंट लॉरेंस नदी को समझ गए होंगे। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है, और इन 5 झीलों से, जिन्हें ग्रेट लेक्स बोलते हैं, इनका जल लेकर जाती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, और ये यूएसए और कनाडा की सीमा का भी निर्धारण करती है।
अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अब नीचे क्या है, कौन कौन सी नदी हैं। देखिए सबसे पहले जो ये नदी है इसका नाम है मिसिसिपी रिवर, यानी इसका नाम है मिसिसिपी नदी। आपको नाम दिख रहा होगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है वो यूएसए के इटस्का लेक, जैसा आप नाम देख पा रहे हैं ITSK, इस लेक से निकलकर आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक दूसरी नदी है जिसका नाम है मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी जो है आपस में मिल जाती हैं आगे चलकर और इनकी संयुक्त धारा मिसिसिपी मिसौरी नदी कहलाती है। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है टेनेसी रिवर, जैसा आप देख पा रहे हैं ये है टेनेसी रिवर। टेनेसी इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये जो टेनेसी रिवर है ये इसके ईस्ट से आती है, यानी पूर्व में से, और यहाँ पर आकर इस मिसिसिपी और मिसौरी नदी में मिल जाती है और ये आगे चलकर यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ पर गिरती हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इस मिसिसिपी मिसौरी नदी की एक खासियत है, जो इसका डेल्टा है आपने देखा होगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो एक त्रिभुजाकार है, लेकिन इस मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वो एक पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है आपका कि कौन सी नदियाँ पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती हैं, तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर टेनेसी रिवर। अब आगे चल के यहाँ पर एक नदी आती है रेड, इसे बोलते हैं हम रेड रिवर। रेड रिवर यहाँ यूएसए से निकलकर और इस जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है इसके डेल्टा में ही अपना जल गिराती है, ना कि ये इनकी सहायक नदी है, ये अपना जल इसी डेल्टा में गिराती है, इनकी सहायक नदी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया था मैकेंजी रिवर कनाडा में सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, लेकिन यूएसए इस नॉर्थ अमेरिका में सेकंड है। तो फर्स्ट पर कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। जो सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है पूरे नॉर्थ अमेरिका में वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होगा नॉर्थ अमेरिका में। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि मिसिसिपी मिसौरी नदी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है वो रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो माउंटेन है इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। ये रॉकीज पर्वत की यानी रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी पूरे नॉर्थ अमेरिका की वो है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज में यहाँ पर पड़ती है। लेकिन इस रॉकीज पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकिनले। उस मैकिनले चोटी के यहाँ से निकलती है कोलोराडो रिवर और कोलोराडो पठार से होती हुई यहाँ पर अपनी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर अपना पानी गिराती है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी रिवर गिरती है, कोलोराडो रिवर। और कहाँ से निकलती है, माउंट एल्बर्ट से, जो कि रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और कोलोराडो के पठार से निकलती हुई जाती है। देखिए यहाँ पर इस कोलोराडो रिवर के ऊपर यहाँ इस जगह पर एक घाटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम डेथ वैली, जिसका नाम है डेथ वैली। डेथ वैली अगर हिंदी में बोले तो मृत घाटी। देखिए मृत घाटी क्यों बोलते हैं, यहाँ ये जो मृत घाटी है वो समुद्र तल से भी नीचे है। यानी जैसे आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था मृत सागर जो था वो समुद्र तल से नीचे था, इसी तरह से ये भी जो डेथ वैली है ये भी समुद्र तल से नीचे है। और कितनी नीचे है, वो है 86 मीटर। ये डेथ वैली समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है और यहाँ की जो दशाएं हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसी वजह से इस घाटी को मृत घाटी कहा गया है। यहाँ पर ना बारिश होती है ना नमी है और यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है और हवाएं भी गर्म है। इस वजह से इसे क्या बोला गया है, डेथ वैली। और यहाँ पर जीवन असंभव है, इसी वजह से इसका नाम मृत घाटी रखा गया है। वो किस नदी के किनारे है, वो है कोलोराडो रिवर के सहारे, यहाँ पर इस स्थान पर जो यहाँ पर कोलोराडो पठार है उसके समीप। अब ये तो होगी आपकी कोलोराडो रिवर जो कहाँ गिराती है जल, अपना गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इधर का हिस्सा अटलांटिक महासागर का हिस्सा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और ये गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है। अब जो अगली नदी है वो आएगी आपकी, जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। इस रियो ग्रांडे नदी की क्या खासियत है, ये नदी यहाँ से निकलती है मैक्सिको से और ये अपना जल जो गिराती है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है।
और इसकी खासियत ये है कि ये जो नदी है ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। ये किसका निर्धारण करती है? यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी के पास में ही एक जगह पाई जाती है, एक घाटी है जिसका नाम है चिहाउआ घाटी। यहां पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस स्थान पर विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और वो स्थान यानी वो घाटी कहां पर है? मैक्सिको में। और क्या नाम है? चिहाउआ घाटी। आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने कोलोराडो रिवर बताई है ये कैलिफोर्निया की घाटी में अपना जल, इसमें मैक्सिको कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और आपको पता होगा जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, स्थान अगर कैलिफोर्निया शहर पूछे तो कहाँ पर है? यूएसए में। लेकिन कैलिफोर्निया की जो घाटी है वो कहाँ पर है? वो मैक्सिको से सटी हुई है, क्योंकि यूएसए और मैक्सिको की सीमा लगभग इस तरह से है। तो ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये कहाँ पर है? मैक्सिको में। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, ये होगी आपकी रियो ग्रांडे नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी यूकॉन रिवर एटलिन लेक से निकलती है और कनाडा से होती हुई निकलती, कहाँ से? कनाडा से। और कनाडा से होती हुई अलास्का में प्रवेश करती है और यहाँ पर बेरिंग सागर में अपना जल गिरा देती है। और इसे हजारों धुआरों घाटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्वालामुखी क्षेत्र से बहती है, जहाँ पर ज्वालामुखी का लावा इस नदी के पानी में गिरता है और उसे जलवाष्प में परिवर्तित कर देता है, जिससे धुआं छा जाता है। इसी वजह से हजारों धुआरों घाटी कहते हैं। नेक्स्ट रिवर थी मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी और कनाडा के ही सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी है और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, यानी दूसरे नंबर की जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी, और कनाडा की सबसे लंबी नदी भी है। इसके बाद हम आए थे सेंट लॉरेंस रिवर पर। सेंट लॉरेंस रिवर जो थी वो ग्रेट लेक्स से निकलती है, यानी ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो लेक हैं। इनसे अपना जल लेकर निकलती है और कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हुई इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके किनारे 2 शहर हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण के लिए प्रमुख शहर है और क्यूबेक कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रमुख शहर है। अब उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक नदी है मिसिसिपी रिवर में जो निकलती है वो इटस्का लेक से निकलती है। इसमें आकर मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ ऐसी हैं जो आगे चलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं और उस संयुक्त धारा को हम बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और इसमें आगे चलकर एक टेनेसी रिवर आकर मिल जाती है और ये जहाँ पर अपना जल गिराती हैं वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। और इनका जो डेल्टा होता है वो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है। और जो यहाँ पर एक रेड नदी है ये भी इसी के डेल्टा पर आकर अपना जल गिराती है, लेकिन इसकी सहायक नदी नहीं है, ये इसके डेल्टा पर जल गिराती है। फिर कोलोराडो रिवर आई। कोलोराडो रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? माउंट एल्बर्ट से। यूएसए में जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है उसके उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट, उससे निकलती है कोलोराडो रिवर और कोलोराडो पठार से होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके यहाँ पर ये जो घाटी आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं डेथ वैली। डेथ वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं और ये समुद्र तल से भी नीचे स्थान पर है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डेथ वैली। अब नेक्स्ट रिवर थी आपकी रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी क्या खासियत है? ये 2 देश यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है और इसी रियो ग्रांडे नदी के नीचे मैक्सिको में एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है चिहाउआ घाटी, जहां पर विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये भी अपना जल जो गिराती है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। तो ये कुछ रिवीजन जो था हमने अभी जल्दी किया। आप उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होंगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया मैं, मैकेंजी रिवर कहाँ गिरती है? बेफोर्ट सी में। तो ये थी हमारी नॉर्थ अमेरिका की कुछ रिवर, जिसमें हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियां पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला लेक्चर नॉर्थ अमेरिका की रिवर है वो हमने कंप्लीट किया। आप इस लेक्चर को एटलस के द्वारा करें, ऑक्सफोर्ड एटलस से करें, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप एटलस से देखते हुए जाएँ, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग चैप्टर के साथ, यानी अगली साउथ अमेरिका या फिर यूरोप की नदियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।